हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सृष्टि जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8th साइंस क्यूरियोसिटी बुक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे वहीं से। होपफुली इस वीडियो में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लें। ये चैप्टर बहुत बड़ा है और मैं जब ये वीडियो बनाती हूँ तो मैं रात को बनाती हूँ, इसीलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो बी श्योर टू गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन योर पोस्ट नोटिफिकेशंस ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करो। So without any further ado, let's move on straight to the video. So we'll start with 2.2. Hold on, पहले पेन ले लेते हैं यहाँ से। Slide it. Invisible pen. आज we are gonna be using pink color. मेरे को ग्रीन पसंद है वैसे, बट फिर भी पिंक यूज कर रहे हैं आज हम। 2.2. What are the levels of organization in the body of a living organism? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब उसकी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज होती है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, इससे पहले हम पढ़ें ताकि हम सीधा रीडिंग कर सके। मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, तो इसलिए चलो मैं बताती हूँ। देखो, अभी हमने पढ़ा था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी बॉडी है वो एक सेल से शुरू होती है जिसका नाम एग होता है। जब एग एंड स्पर्म फ्यूज करते हैं साथ में तो हम बनते हैं। और एक एग बहुत ही रैपिडली डिवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल काउंटलेस सेल्स हैं और जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। एक सेल है, अभी बताया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारे सेम टाइप के सेल्स जब साथ में आते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एक टाइप का टिश्यू। टिश्यू जब बहुत सारे टिश्यू साथ में आके काम करते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन जब साथ में काम करते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब एक किसी चीज के अंदर होता है तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। बहुत सारे सेम टाइप के सेल जब साथ में आते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू जब साथ में आते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन जब साथ में आते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिससे बनते हैं हम। अब आप समझे कि कैसे हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज है और क्या क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी के अंदर। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं हम। ठीक है, ये चार तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं: सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। हमारी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं। अब ऑर्गन्स तो आपको पता ही होगा ना, हार्ट, इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, किडनीज, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, इसीलिए हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। और हम मल्टी सेलुलर हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं। ये तो सिंपल सी बात है ना कि एक सेल से और टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन। हमारे अंदर तो ऑर्गन सिस्टम है, तो सोचो कितने सेल्स होंगे हमारे अंदर। चलिए शुरू करते हैं। अब हम रीडिंग करेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको सारा समझा दिया, जो यहाँ तक है यहाँ तक सारा समझा दिया मैंने आपको। अ बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कितनी कॉम्प्लेक्स है, अभी मैंने आपको बताया। हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। हमारी किडनीज अलग फिल्ट्रेशन का काम करती है, हमारा हार्ट ब्लड पंप करने का काम करता है, हमारे पास लंग्स हैं जो एयर के लिए होते हैं। कितनी सारे हमारे पास ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जस्ट लाइक ब्रिक्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। सेल हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है, जैसे ही ब्रिक्स जो होती हैं, ईंटें जो होती हैं, वो दीवार की बेसिक यूनिट होती हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म्स अ टाइप ऑफ टिश्यू। सेम सेल टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स टिश्यू जब साथ में आते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वो बनाते हैं ऑर्गन। शायद मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जो सेम टिश्यू होते हैं वो साथ में आके ऑर्गन बनाते हैं, बट ऐसा नहीं होता, वो मैंने गलती से बोल दिया था। डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू होते हैं जो साथ में आते हैं तब बनता है ऑर्गन। Several organs work together to form organ system. बहुत सारे organ साथ में आके बनाते हैं organ system that perform the major function of the body, जो हमारी बॉडी के मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अभी बताया मैंने आपको, organs ही हमारी बॉडी का सारा काम कर रहे हैं। द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अप ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। लाइक ए प्लांट और ए एनिमल, सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर। हमारी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उन सबके अंदर ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग चीज होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। These level of organization help us to understand how simple building blocks like cell come together to form complex living being. ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करती है ये समझने में कि जो सिंपल सा एक सेल है, वैसे तो सेल सिंपल नहीं होता, सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बट एक जो सिंपल सा सेल है वो जब साथ में आता है तो कितनी ही कॉम्प्लेक्स, हम कितने कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग को हम बना सकते हैं।
आप खुद देखो, हमारे पास आईज हैं, ईयर्स हैं, लिप्स है, माउथ है, किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, लंग्स है, कितने सारे तरीके के हमारे पास ऑर्गन्स हैं जो एक सेल से ही शुरू होके बने हैं। तो आप समझ सकते हो कि कैसे सिंपल सा एक सेल जो है वो साथ में आगे कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग बना सकता है। A life of a complex living organism begins with single cell egg। तो मैंने आपको बताया हम जो हैं सारे organisms वो एक सिंगल सेल जो है एग उससे बने हैं। The egg of any organism has amazing ability to divide rapidly to form a complete living being made up of many cells। जो एक एग होता है हर ऑर्गेनिज्म का, उसके पास एक बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी होती है कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, रैपिडली मतलब जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, अ, जिससे बनता है कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। सच जो भी बहुत सारे सेल से बने होते हैं, सच लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अभी बताया आपको, जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। फिर सिंपल सी बात है, यूनी यूनी का मतलब एक, जो एक सेल से बना होता है वो यूनिसेलुलर, जो मल्टीपल सेल से बना होता है वो मल्टी सेलुलर। सिंपल सी बात है ना। Animals, including human plants, are example of multicellular organisms। Humans, plants जो हैं, humans, plants और animals जो ये सारी चीजें हैं, हम लोग हैं, animals हैं, plants हैं, ये सारे एक example हैं multicellular organism के। एवर हर्ड ऑफ द योक, द येलो पार्ट ऑफ एग। जो योक होता है वो एग का जो येलो पार्ट होता है वो होता है, और जो व्हाइट व्हाइट होता है वो एग व्हाइट होता है। द योक ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज अ सिंगल सेल। जो ऑस्ट्रिच एग का योक होता है वो सिंगल सेल होता है। द लार्जेस्ट नोन सेल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा सेल है, इज अ फैक्ट कि वो ऑस्ट्रिच एग है। Measuring about 130 mm to 170 mm in diameter, 130 millimeter to 170 millimeter in diameter होता है ostrich egg। The egg contains extra non-cellular material। egg के अंदर बहुत सारा extra non-cellular material होता है, मतलब जो सेल से नहीं बना है वो मटेरियल होता है। शेल फॉर प्रोटेक्शन, उसके ऊपर का जो व्हाइट अंडे का छिलका होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। वाइल द लिक्विड दैट नरिशेज द एग ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूड डेवलपमेंट, और जो उसके अंदर व्हाइट लिक्विड होता है वो नरिश करता है जो डेवलपिंग फीटस होता है उसको। अब फीटस होता है अनबॉर्न बेबी। जैसे इन ह्यूमन हमारे पास प्लेसेंटा होता है जो अम्ब्रिकल कॉर्ड से हमारे कनेक्ट होता है, जिससे हमारे को मदर की बॉडी के अंदर फूड फूड ऑक्सीजन और जो भी मटेरियल हमारे को सरवाइव करने के लिए जरूरी होता है वो मिलता है। उसी प्लेसेंटा के थ्रू वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। अब जो एग लेइंग पेरेंट्स होते हैं, एग लेइंग मदर्स होती हैं, उनकी बॉडी के अंदर तो एग नहीं होता है, तो प्लेसेंटा वाला सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए उनके एग के अंदर व्हाइट लिक्विड होता है जो नरिश करता है डेवलपिंग फीटस को। ठीक है। आदमी ने ये नहीं कराया था मुझे। सो लेट्स मूव ऑन टू 2.3। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड के अंदर ही है, माइक्रो मतलब छोटा और ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी चीज लिविंग है। ठीक है। मैंने आपको शायद बताया था, आई डोंट नो कि बताया था या नहीं बताया था, जब माइक्रो होता है मतलब छोटा, और अगर माइक आई की जगह ए हो मैक्रो तो वो बड़ा होता है, समझे? माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स। कई ऑर्गेनिज्म बहुत ही कम सेलों से या फिर एक सेल से बने होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगेन माइक्रो मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। कई ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया और अमीबा की तरह होते हैं वो बने होते हैं सिर्फ एक सेल से, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनी मतलब एक और सेलुलर मतलब जो सेल से बने हो। Others, like fungi and algae made up of many cells, they are multicellular। कई माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा सेल से भी बने होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर, जिनका एग्जांपल यहाँ पे दिया है फंजाई एंड एल्गे, बट दे आर स्टिल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस। ये हमारे आसपास हर जगह पे मिलते हैं। इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी। वाटर के अंदर भी, सॉइल के अंदर भी, एयर के अंदर भी, और हमारी बॉडी के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। बट व्हाट डू देयर सेल लुक लाइक? उनके सेल जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं आखिर? आर दे लाइक प्लांट एंड एनिमल सेल्स वी जस्ट लर्नड अबाउट? क्या ये प्लांट और एनिमल सेल की तरह है जिनके बारे में भी हमने सीखा? और आर दे डिफरेंट, क्या वो डिफरेंट है? To observe the cell of microorganism, again we need to use a microscope। अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल को देखना है, ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमें आंखों से नहीं दिख रहा है, तो अगर हमने उनके सेल को एग्जामिन करना है या उन पे कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ भी करना है, तो हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। अगेन माइक्रोस्कोप वो डिवाइस होता है जो किसी चीज को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई या बड़ा करके दिखाता है, 300 to 400 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाता है।
विच मैग्नीफाइज द साइज टू मेक देम विजिबल, वो हमारे को इतना बड़ा दिखा देता है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिखने लग जाए। साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड लो कॉस्ट फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप, साइंटिस्ट ने बहुत ही कम पैसों में आने वाले फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप या फिर फोल्डस्कोप्स बनाए हैं। फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप्स को हम क्या कहते हैं? फोल्डस्कोप। फोल्डस्कोप्स मे नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल और लाइक हाई पावर लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप्स, जो फोल्डस्कोप्स होते हैं वो शायद इतनी डिटेल में हमें चीजें ना दिखा पाए जितने हाई फैंसी लेबोरेटरी वाले माइक्रोस्कोप्स दिखाते हैं, बट दे आर स्टिल चीप और आप उनको यूज कर सकते हो, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो महंगे होते हैं और फोल्डस्कोप्स कंपैरेटिवली उनके बहुत ही सस्ते होते हैं और वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, हम जैसे लोग भी उनको खरीद के हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं। However, these make microscopic world accessible to many people. वही मैंने आपको बताया, हम जैसे लोग भी देख सकते हैं। Let us now take a closer look into the fascinating world of microbes. Microbes microorganisms को ही बोलते हैं। Activity 2.4, let us observe pond water or stagnant water. अब हम ठहरा हुआ पानी या फिर पॉन्ड के पानी को हम एग्जामिन करेंगे और देखेंगे उसके अंदर हमें क्या दिखता है। Take a container and collect pond water or stagnant water in it with the help of your teacher or elders. पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी या फिर ठहरा हुआ पानी आप अपनी टीचर्स या एल्डर्स की मदद से इकट्ठा करो। Use a dropper and place a drop of pond or stagnated water on a microscope or forescope slide. एक ड्रॉप पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी या फिर ठहरे हुए पानी की लेके आपने माइक्रोस्कोप की स्लाइड के नीचे डालना है, माइक्रोस्कोप या फिर फोल्डस्कोप की स्लाइड के नीचे। पुट ए कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप। कवर स्लिप लगाओ, जो आपकी स्लाइड है उसके ऊपर कवर स्लिप लगाओ, कवर स्लिप लगाने के बाद फोल्डस्कोप या माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन पॉन्ड वाटर और स्टैग्नेटेड वाटर। जो ठहरे हुए पानी या तालाब के अंदर आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखी है उनको ऑब्जर्व करो। अब हम कर रहे हैं एक्टिविटी 2.5, लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। अब हम सॉइल सस्पेंशन को ऑब्जर्व करेंगे। टेक अ बीकर एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल इन इट फ्रॉम नियर बाय फील्ड और गार्डन। आपने एक बीकर लेना है और उसके अंदर थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी, मॉइस्ट सॉइल, गिल्ली मिट्टी अपने नियर बाय गार्डन या फिर खेतों में से ले लेनी है। डू नॉट टच द सॉइल विद योर बेयर हैंड्स, यूज स्पून। कभी भी आपको मिट्टी को अपने हाथों से ऐसे नहीं छूना चाहिए, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो बीमारी फैला सकते हैं। ठीक है, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते बट कई बीमारी फैला सकते हैं, तो इसलिए जब आप मिट्टी को लो तो आप स्पून या फिर ग्लव्स का यूज करो। Pour some water into the beaker and stir it with glass rod. थोड़ा सा पानी बीकर के अंदर डालो जिसके अंदर मॉइस्ट गिल्ली मिट्टी है, उसको आप स्टर करो, हिलाओ, घुमाओ, यूजिंग अ ग्लास रॉड। द लिक्विड The liquid, which may look dirty, has very fine particles of soil. जो पानी अभी हमें गंदा लग रहा है उसके अंदर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होंगे मिट्टी के। एंड इट्स कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन, इसी को हम सॉइल सस्पेंशन बोलते हैं। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड लेट द मिक्सचर सेटल। उसको आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो ताकि मिक्सचर सेटल हो जाए और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएं और जो लाइट पार्टिकल्स हैं सॉइल सस्पेंशन के वो ऊपर सरफेस पे रहें। यूज अ ड्रॉपर एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर एंड प्लेस द ड्रॉप ऑन ए माइक्रोस्कोप स्लाइड। अब आप जो ड्रॉपर, एक ड्रॉपर होता है उसकी हेल्प से आप जो ऊपर का पानी है जहाँ पे सॉइल सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स हैं उसको लेके आप एक स्लाइड पे डालो और माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। कवर इट जेंटली विद कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। फिर उसको कवर स्लिप से कवर करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखो। You may observe small moving organisms similar to those you saw in activity 2.4. अब आपको कुछ ऐसे organisms इसके अंदर हिलते हुए दिखाई देंगे जो आपने organisms 2.4 एक्टिविटी में भी देखे थे और कुछ डिफरेंट भी मिल सकते हैं। This indicates that even soil suspension contain variety of tiny creatures that cannot be seen with unaided eyes. इससे हमें पता लगता है हमारी मिट्टी के अंदर भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे होते हैं जो हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते। The tiny creature that cannot be seen with naked eyes are called microorganisms. Micro means small and organism living things. अभी मैंने आपको बताया माइक्रो जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा और ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी चीज लिविंग है, और हम इनको प्यार से एक छोटा सा नाम हमने और दे रखा है माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स आर बोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम कर रहे हैं एक्टिविटी 2.6, लेट अस स्टडी। अब हमने जो ऊपर पढ़ा हम उसी को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। जो हमने दो एक्टिविटी में भी किया उसी को हम यहाँ देखेंगे। 2.4 और 2.5 वाली एक्टिविटी को हम स्टडी कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन 8th ग्रेड परफॉर्म एक्टिविटी 2.4 एंड 2.5। अभी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो 8th ग्रेड में है उन्होंने 2.4 एक्टिविटी और 2.5 एक्टिविटी परफॉर्म करी, सॉइल सस्पेंशन और पॉन्ड स्टैग्नेटेड वाटर वाली। दे कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन
फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट, उन्होंने और भी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी और इंटरनेट से कलेक्ट की। दे रिकॉर्डेड द डाटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग द पॉन्ड वाटर इन टेबल 2.1। उन्होंने डाटा जो पॉन्ड वाटर को एग्जामिन करने से मिला उसको उन्होंने 2.1 में लिखा। एंड द डाटा ऑब्टेन ऑब्जर्विंग सॉइल सस्पेंशन इन टेबल 2.2, और जो सॉइल सस्पेंशन से उनको डाटा मिला उनको उन्होंने डाला टेबल 2.2 में। दे आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज प्रोटोजोआ, एल्गे, फंजाई एंड बैक्टीरिया। उन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे उन्होंने लाइब्रेरी और इंटरनेट से और इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने के बाद उनको आइडेंटिफाई करके कहा ये प्रोटोजोआ है, एल्गे है, फंजाई है एंड बैक्टीरिया है। ये 4 क्लासेस उन्होंने फाइंड करी। यू कैन रिकॉर्ड इफ यू फाइंड एनी ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर आप ये एक्टिविटी करो और उसमें आपको ये वाले ऑर्गेनिजम्स मिले तो आप भी रिकॉर्ड करो टेबल बना के। पहले भी जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था नोट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई भी छोटी मोटी भी रिसर्च एक्टिविटी आप कर रहे हो तो आप जो भी देखो उसको ऑब्जर्वेशन बना के उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखते जाओ। ये एक बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने का। जो भी आप देखो उसको नोट करो। टेबल 2.1 जो उन्होंने बनाया था पॉन्ड वाटर के लिए बच्चों ने, 8th ग्रेड वाले, वो ये टेबल है। अब हम करें नंबर 1, अमीबा। अमीबा बिलोंग टू प्रोटोजोआ, वैसे ही पैरामीशियम आल्सो बिलोंग टू प्रोटोजोआ। अब अमीबा ये रहा। अमीबा के बारे में आपको बताऊं, पहले हमने पढ़ लिया अमीबा जो है सिंगल सेलुलर है, मीनिंग इट इज यूनिसेलुलर, और इसकी कोई भी शेप नहीं है। आप देख सकते हो कहीं से भी बड़ा हुआ है, इसकी कोई शेप नहीं है। इट लुक्स लाइक अदरक, कहीं से भी बड़ा हुआ है ये, और ये मूव कर सकता है। ठीक है, ये अपने बॉडी की जो सेल की होती है एक्सटेंशन बनाता है ऐसे, मतलब सेल को आगे एक्सटेंड करता है ऐसे, और उसकी हेल्प से ही खाता भी है, उसी से वेस्ट मटेरियल भी निकालता है और उसी से चलता भी है। इन एक्सटेंशन को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ये एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दी मैंने। जो अमीबा है वो सिंगल सेलुलर है, वो चल सकता है और वो इरेगुलर शेप का होता है, मतलब उसकी कोई भी शेप नहीं होती। अब हम कर रहे हैं पैरामीशियम। अगर आपने पैरामीशियम के बारे में अभी तक कुछ नहीं सुना है तो पहली चीज मैं आपको बताऊंगी, चप्पल के आकार का होता है। मैंने मतलब आज तक यही सुना है, पैरामीशियम इज चप्पल के आकार का। तो हम पढ़ रहे हैं पैरामीशियम जो बिलोंग करता है प्रोटोजोआ को, ये भी सिंगल सेलुलर होता है। ये भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर सकता है विद हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स। देखो हमने इसके बारे में समझा कि ये जो होता है सिंगल सेलुलर होता है प्रोटोजोआ, सॉरी पैरामीशियम प्रोटोजोआ को जो बिलोंग करता है सिंगल सेलुलर होता है। ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर सकता है विद स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर के बारे में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि बुक में नहीं दी है और इतना एडवांस हमें करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड हम करें एल्गे। ये रही एल्गे। एल्गे के पास ऐसे आप ये देख सकते हो, ये धागे लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फ्लैजुलास। फ्लैजुला की हेल्प से ये मूव करती है, इनको फ्लैजुला बोलते हैं, इसी की हेल्प से ये चलती है एल्गे। ठीक है, ये अभी आपको एक्स्ट्रा मैंने दी है इन्फॉर्मेशन। अगेन एल्गे इज ऑल्सो सिंगल सेलुलर, लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, कई एल्गे के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। वैसे तो एल्गे की भी क्लासेस होती हैं अलग अलग, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे और ग्रीन एल्गे। जो ग्रीन एल्गे होती है इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब अपना खाना खुद बना सकती है। तो अगेन हमने पढ़ा है सिंगल सेलुलर है, एक सेल से बनी है। ये ग्रीन इसलिए दिखती है क्योंकि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। मूवमेंट टेक प्लेस विद हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। हमने फिर देखा कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ये मूवमेंट करती है। इन स्ट्रक्चर्स का मैंने आपको नाम भी बता दिया, बट उसको आपको कोई जरूरत नहीं है अभी याद करने की। टेबल 2.2, अब जो उन्होंने टेबल 2.2 बनाया था, अब स्टैग्नेटेड वाटर वाला सॉइल, नहीं नहीं, अभी हमने ऊपर जो किया वो पॉन्ड वाटर वाला था, अब हम करें सॉइल सस्पेंशन वाला टेबल। नंबर 1 हम इसमें पढ़ेंगे ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड पे लग जाने वाली फंगस होती है उसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। फंजाई को बिलोंग करता है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जो है ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है, विदाउट क्लोरोफिल, हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। अभी आपको डायग्राम देख के ये समझ आ जाना चाहिए। देखो ब्रांच्ड, ब्रांच्ड मतलब इधर से एक ब्रांच निकल रही, इधर से, जैसे ये है, इधर से एक ब्रांच निकल रही है, इधर से एक निकल रही है, इधर से एक निकल रही है, ऐसे इट इज ब्रांच्ड एंड विदाउट क्लोरोफिल। अगेन आप देख सकते हो इसका ग्रीन कलर तो नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल ही ग्रीन कलर देती है प्लांट्स को भी, एल्गे को भी, जो भी ग्रीन कलर के हमारे पौधे होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ही जो है वो ग्रीन पिगमेंट होती है। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि ये ग्रीन नहीं है। और इसका वो सैक लाइक स्ट्रक्चर, आप ये देख सकते हो, दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। समझ गए हम, फिलामेंटस है, विदाउट क्लोरोफिल है और सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अगेन अब हम कर रहे हैं सेकंड, ब्रेड, सॉरी सेकंड हम कर रहे हैं मोल्ड। फंजाई को बिलोंग करता है मोल्ड। हमने 2 मोल्ड करे, पहले हमने 2 प्रोटोजोआ करे, एक हमने किया अमीबा और एक हमने पैरामीशियम किया, जो दोनों प्रोटोजोआ को बिलोंग करते थे। अब हमने की 2 फंजाई, एक ब्रेड मोल्ड और एक सिंपल मोल्ड जो फंजाई को बिलोंग करती है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब हम इसके बारे में देख रहे हैं मोल्ड के बारे में। मोल्ड जो है वो ब्रांच्ड है, फिलामेंटस विदाउट, अच्छा यहाँ फिलामेंटस नहीं लिखा है, मैं फिलामेंटस पढ़ रही हूँ, फिलामेंटेड
विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। अगेन ये भी ब्रांच्ड है, कहीं से भी मतलब ऐसे ब्रांच नहीं, आप ये देख सकते हो यहाँ से ब्रांच निकल रही है, यहाँ से ये ब्रांच्ड है। फिलामेंटस है, ऐसे मतलब एक ही फिलामेंटस ऐसे ऐसे निकल रहा है, धागे जैसा फिलामेंटस है। और इसका ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, दिस लुक्स लाइक अ मेकअप ब्रश, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर था, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था, इसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, दोनों ब्रांच और फिलामेंटस हैं। और इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसका ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है। दोनों फंजाई को बिलोंग करते हैं। ब्रेड मोल्ड जो है वो सैक लाइक है, मोल्ड जो है सिंपल वो ब्रश लाइक है। अब हम करें थर्ड विच इज एल्गे। एल्गे जो है स्पेरिकल है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है इसके अंदर, ग्रीन पिगमेंट। अगेन मैंने आपको बताया एल्गे जो होती है फोटोसिंथेटिक होती है, कई क्लासेस, वैसे तो एल्गे की और क्लासेस होती हैं, बट जो ग्रीन क्लास होती है एल्गे की वो फोटोसिंथेटिक होती है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो होती है क्लोरोफिल। अब ये जो हम एल्गे के बारे में बताया ये कि स्पेरिकल है, मतलब गोले हैं, 3D गोले जो होते हैं ना, जैसे बॉल। अब ये देखो, दिस इज नॉट स्पेरिकल, बट अगर ये ऐसे स्पेरिकल होता तो ये जो 3D गोला होता है इसको स्फीयर बोलते हैं, स्पेरिकल है। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेटिक भी होगी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। तो एल्गे के बारे में हमने पढ़ा, स्फेरिकल क्लोरोफिल के साथ होती है। अब हम करें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया चार डिफरेंट शेप के होते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे चार शेप्स हैं। दिस इज द राउंड शेप, दिस इज द कॉमा शेप, दिस इज द रॉड शेप एंड दिस इज स्पाइरल। और जो राउंड शेप होती है इसको कोकाई कहते हैं इस बायो की लैंग्वेज में। वैसे तो मैं सबके नाम बता देती, बट आपको क्या जरूरत है अभी। स्फेरिकल होते हैं, कॉमन शेप होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, चार तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। वन, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, किसी के लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड मेनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल, कईयों के लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और कईयों के स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं सेल के पास। प्रोजेक्शन मतलब छोटे छोटे ऐसे 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 निकलता है। आपने बैक्टीरिया देखा होगा, मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी अगर याद रहा एडिटिंग के टाइम। मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊंगी एडिटिंग के टाइम। तो मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है बैक्टीरिया का, उसकी। डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और समथिंग एल्स, क्या जब आपने एक्टिविटी करी तो आपको भी यही ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे या फिर कुछ और? रिकॉर्ड इन योर नोटबुक एंड डिस्कस इन योर क्लास, आप इसको अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना और क्लास में डिस्कशन करना। यू हैव आइडेंटिफाइड अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी आपने बहुत सारी वैरायटी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई करे। हमने बैक्टीरिया किया, मोल्ड किए, फंजाई की, एल्गे करी, और हमने प्रोटोजोआ करे। हमने कितने टाइप के बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई करे। दे आर एवरीवेयर, ये हर जगह है। एंड वी कैन ओनली सी देम विद माइक्रोस्कोप्स, ये हर जगह है बट हम उनको तभी देख सकते हैं जब हमारे पास माइक्रोस्कोप हो। A device that magnifies them 100 to 400 times, माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो इनको 100 to 400 टाइम्स बड़ा दिखाता है। मैग्नीफाई मतलब बड़ा दिखाता है। थ्रू माइक्रोस्कोप, sorry, though microorganisms are small in size, they play an important role in our life. माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी छोटे हो सकते हैं साइज में भी नहीं मतलब होते ही हैं, बट वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एवर हर्ड ऑफ वायरस आर माइक्रोस्कोपिक ए सेलुलर, वायरस जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक अगेन मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, ए सेलुलर मतलब उनके अंदर एक ही सेल होता है। वायरस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल, वायरस जो होते हैं जब लिविंग सेल के अंदर आते हैं तभी मल्टीप्लाई करते हैं। दे मे इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया सेल एंड मे कॉज डिजीज, ये जो इन्फेक्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड वायरस होते हैं। देखो प्लांट का वायरस अलग होता है, वो हमारे ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करेगा, वैसे ह्यूमन का जो वायरस है वो प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही अलग अलग वायरसेस होते हैं जो प्लांट को, एनिमल को और इवन बैक्टीरिया सेल को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। साइंटिफिक के लिए प्रूवन नहीं है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग, बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब बैक्टीरिया एक होस्ट, जैसे अस्यूम दिस इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, जब ये मेरी बॉडी के बाहर है तब तक ये लिविंग नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है, ये बिल्कुल ही नॉन लिविंग है या मरा हुआ पड़ा है। जैसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर गया वैसे ये तुरंत ही मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और ये लिविंग बन जाता है। इसीलिए साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है कि जो बैक्टीरिया है वो लिविंग, सॉरी, जो वायरस है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर मैंने अभी तक वायरस की जगह बैक्टीरिया यूज किया तो आई एम सॉरी। वायरस जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं और जैसी बॉडी के अंदर आते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे। हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे कनेक्टेड है? माइक्रोब्स क्यूटर वर्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप यहाँ देख सकते हो फ्रूट के ऊपर फंगस लग चुकी है,
ये दिस इज फंगस। आपने बहुत देखा होगा किसी भी चीज को अगर ऐसे ही छोड़ दो टेबल पे पड़ा रहेगा बहुत दिन, बहुत 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 दिन के बाद उसके अंदर फंगस लग जाती है। फ्रूट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन इट, और ये जो फंगस होती है दिस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने देखा ब्रेड मोल्ड, यही तो फंगस होती है। कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर प्लेसेस टू? क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और भी जगहों पे देख सकते हैं? हाँ, हम हर जगह देख सकते हैं, हमारे हाथों की, इवन इन अंडर आवर नेल्स, यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेट्स हैव अ डिस्कशन, अब इसको डिस्कस करते हैं। हैव यू एवर सीन अ लेमन, टमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फ्रूट rot after being left outside for some time? क्या आपने कभी देखा है लेमन, टमेटो या कोई भी सब्जी फ्रूट को बहुत दिनों के रखने के बाद सड़ जाते हुए? मैंने भी बताया सड़ेगा तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। If yes, you may have noticed a powdery or cotton-like growth on them. अगर आपने ऐसी मोल्ड देखी है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पे, तो आपने ये भी देखा होगा कि कई मोल्ड जो होती है पाउडरी होती हैं। जैसे ये वाली मोल्ड है, ये पाउडरिश पाउडरिश दिखाई देगी अगर आप इसको टच करो तो इट फील्स लाइक अ पाउडर। और कई कॉटन लाइक भी होती हैं जो जैसे हमने, आप मानो आपने एक स्ट्रॉबेरी ली, मैंने स्ट्रॉबेरी में ही लगे देखा है, मैं एग्जाम्पल मतलब याद बता रही हूँ, वैसे तो बहुत चीज़ों में देखा है। अगर आप एक स्ट्रॉबेरी लो और उसको आप महीने तक फ्रिज के अंदर रख दो, तो कुछ दिन के अंदर उसके ऊपर कॉटन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिनको हम देसी लैंग्वेज में फफूंदी कहते हैं और साइंस की लैंग्वेज में उसको मोल्ड कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से होता है। उसको कॉटन लाइक, वेब लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। दिस हैपन बिकॉज दे हैव बीन इफेक्टेड विद माइक्रोब्स। ऐसा इसलिए होता है जब फ्रूट के ऊपर फफूंदी लगती है या मोल्ड लगता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट हो चुका है। अब वो फ्रूट खाने लायक नहीं है, कभी मत खाना ऐसा फ्रूट। बट वेयर डिड दिस माइक्रोब कम फ्रॉम? पर ये माइक्रोब्स आए कहाँ से? क्योंकि जब हमने फ्रिज में अपना स्ट्रॉबेरी रखी थी, स्ट्रॉबेरी के साथ हमने माइक्रोब्स तो नहीं रखे थे, वो कहाँ से आए आखिर? हाउ डिड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड? ये फूड के कॉन्टैक्ट में आखिर कैसे आए, क्यों आए, क्यों हमारी स्ट्रॉबेरी खराब की? दिस हैपेंस बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ये इसलिए होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह हैं। हम सांस ले रहे हैं, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अभी आप अपने घर के सोफे या फिर बेड पे बैठ के देख रहे हो, वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बी इट इन वाटर, सॉइल, एयर और इवन इन आर फूड आइटम्स। ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है, सॉइल, वाटर, एयर और हमारे खाने में भी। You can use a foldscope or a microscope to explore the surface of leaf, stem, root or any other part to see them. आप क्या बोलते हैं, जब आपका फ्रूट सड़ गया होता है, कोई भी फ्रूट सड़ा हो, उसके ऊपर फफूंदी लगी हो, उसको आप पोर्शन को थोड़ा सा लो, उसी फफूंदी को थोड़ा सा लो, उसको आप माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप के नीचे देखोगे, आप स्टेम, रूट, लीफ कोई भी चीज ले सकते हो फ्रूट की, तो आप उसके अंदर देखोगे कि कितने तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। Like plant and animal, microorganisms also show great diversity. Microorganisms भी बहुत तरीके के होते हैं, इनफैक्ट कि हमें अभी पता भी नहीं है कितने तरीके के होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं। Also show, हमने कर लिए ये। Some of them can even be found in extreme climatic conditions, such as hot springs and snows, cold zone, as well as moderate temperatures. बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने एडवांस हैं कि ये बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में मिल जाएंगे आपको, हॉट स्प्रिंग मतलब ऑलमोस्ट उबलता हुआ पानी होता है वहाँ का। और माइनस में जो टेम्परेचर जा रहा है, इतनी ठंड में भी ये मिल जाएंगे। नमकीन पानी में भी हमें मिल जाएंगे। हर जगह, मतलब कहीं भी आप देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह है, पर वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो हॉट स्प्रिंग्स वाले हैं वो अलग होंगे, जो स्नो वाले हैं वो अलग होंगे, क्योंकि हर हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी वहां सर्वाइव कर सकता है। जो वहां के लिए अडेप्टेबल है वही वहां पे सर्वाइव कर पाया। इसीलिए हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, आप इनसे कहीं नहीं बच सकते। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमें पहले से ही पता है। You already know some of these organisms live inside our body, especially in our guts. आपको ये पहले से ही पता है कि ये वाले organisms जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, स्पेशली हमारी गट्स में। गट्स आर intestine. I've studied in chapter life processes in animal in curiosity grade 7th. आपने life processes in animal chapter में grade 7th के अंदर पढ़ा था that our intestine has many bacteria that help in digestion. हमारे intestine के अंदर बहुत सारे bacteria होते हैं जो हमें digestion में help करते हैं। Like plants and animals, microorganisms vary in shape, size and structure. जैसे आप और हम हैं,
मेरे से आपको अलग क्या बनाता है? हमारा स्ट्रक्चर, हमारी मे बी हाइट, हमारे हेयर्स, हमारे आई कलर, हमारे बहुत चीज़ें होती हैं शेप, साइज़, स्ट्रक्चर में जो अलग-अलग होती है, तभी हम सारे अलग-अलग होते हैं। प्लांट भी कई छोटे होते हैं, कई स्पीशीज़ के प्लांट छोटे होते हैं, कईयों की लीव्स छोटी होती है, कई बड़े होते हैं, कईयों की लीव्स बड़ी होती है। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज़्म भी शेप, साइज़ एंड स्ट्रक्चर में वेरी करते हैं। You would have observed microorganism of different shapes, spherical, rod और irregular shape. अभी हमने 4 टाइप की शेप डिस्कस करी थी। आप जब ऐसी एक्टिविटी करोगे तो वो वाली शेप्स आपको भी दिखाई देंगी। जिसमें से हो सकती है स्फेरिकल गोल, रॉड लाइक दिस एंड इर्रेगुलर शेप, कोई अजीब सी शेप भी आपको दिखाई दे सकती है। बट व्हाई डू माइक्रोऑर्गेनिजम्स नॉट इफेक्ट द पिकल एंड मुरब्बा? जो अचार और मुरब्बा होता है इसको माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं इफेक्ट करते? कभी आपने देखा है कि अगर हम जैसे सब्जी बनाई आपने और आज रख दी, आज तो ठीक रहेगी, कल भी मे बी शायद ठीक रहे, गर्मी के मौसम में तो नहीं चलती कल तक भी, बट आप परसों जब उसे देखोगे तो वो सड़ चुकी होगी। बट अचार हम सालों साल रख सकते हैं, मुरब्बा हम सालों साल रख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्यों माइक्रोऑर्गेनिज्म को अचार मुरब्बा नहीं पसंद? अभी हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। अगर आपको अभी समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दिस इज बिकॉज यू एड मेनी स्पाइसेस विद सॉल्ट एंड शुगर। ऐसा इसलिए होता है जब हम अचार और मुरब्बे बनाते हैं तो हम उसके अंदर बहुत तरीके के मसाले डालते हैं। हम नमक डालते हैं, कई लोग मीठा अचार बनाते हैं, मुरब्बे होते हैं उनके अंदर चीनी भी डालते हैं, जो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, प्रिजर्व करके रखता है, मतलब उसको बचा के रखता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर डू नॉट अलाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो ऑन देम। अब देखो ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अचार और मुरब्बे पसंद नहीं है, बट जो हम प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर डाल रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके ऊपर ग्रो करने ही नहीं देते, इसीलिए ऐसा होता है। इसीलिए जो हमारे अचार और मुरब्बे होते हैं वो कभी भी खराब नहीं होते। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ रोल इन आवर डेली लाइफ? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, इतने सारे अलग अलग टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारी डेली लाइफ में हमें कैसे हेल्प करते हैं? हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरमेंट? हमारी एनवायरमेंट को साफ रखने में कैसे हेल्प करते हैं? 2.4.1 की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब हम देखेंगे कि ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्प करते हैं। लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी। अब हम एक्टिविटी करके ये सीखेंगे। एक्टिविटी 2.7, लेट अस डू। टेक एन एम्प्टी कंटेनर एंड फिल इट हाफ वे विद गार्डन सॉइल। अपने गार्डन में से मिट्टी लेके एक कंटेनर को आधा उससे भर दो, हाफ वे, एंड ऐड फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स इन द कंटेनर। आप उस कंटेनर के अंदर अपनी कोई सब्जियों के छिलके या फिर फ्रूट के छिलके उसमें डालो। पुट द लेयर ऑफ सॉइल ऑन इट एंड लीव इट असाइड। आप जब उसके अंदर छिलके डालो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो और उसको साइड में रख दो, कंटेनर के अंदर ही। गार्डन सॉइल ली हमने, नीचे नहीं हो रहा। हाँ। आफ्टर 2 और 3 वीक्स ऑब्जर्व द चेंज दैट हैज टेकन प्लेस। अभी एक्टिविटी तुरंत होने वाली नहीं है, ये 2 और 3 वीक्स में होएगी। ये डिकम्पोज होने वाली एक्टिविटी है बेसिकली। जैसे आपने यहाँ तक मिट्टी डाली, मिट्टी के अंदर आपने इधर छिलके डाल दिए, अपने सब्जी के, फ्रूट के छिलके, ऑर्गेनिक मैटर ही डालना है, ऐसा नहीं कि केमिकल डाल रहे हो, प्लास्टिक के लिफाफे डाल रहे हो, नहीं। छिलके डालने हैं आपने सब्जी के या फिर फ्रूट के, और उसको मिट्टी के ऊपर रख के फिर उसको मिट्टी से कवर कर दो। ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द कंटेनर? क्या 2 या 3 हफ्ते के बाद आपने कंटेनर की जो अंदर कंटेंट आपने डाला था, जो भी छिलके वगैरह डाले थे, क्या उसमें आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो जो कंटेंट हमने डाला था, छिलके वगैरह डाले थे, वो सारे डिकम्पोज हो चुके हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर बन चुका है, मतलब वो हमारे सॉइल के अंदर चले गए हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत इंप्रूव होती है, मतलब उसमें पौधे जो लगाओगे वो बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। समझे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो हमने छिलके डाले थे उसको डिकम्पोज कर दिया। यू मे फाइंड द पील ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल हैव टर्न इनटू अ डार्क कलर्ड मटेरियल। अब आप जब देखोगे कि जो आपने छिलके डाले थे सब्जी और फ्रूट के, वो एक बहुत डार्क कलर मटेरियल बन चुका है, जिसको हम कहते हैं मैन्योर। ठीक है। जो डार्क कलर मटेरियल है उसको हम कह रहे हैं मैन्योर, जो बहुत ही रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, जो हेल्प करता है इंक्रीजिंग इन सॉइल फर्टिलिटी। अभी मैंने आपको बताया जो ये डिकम्पोज हो गया है मटेरियल, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब और उपजाऊ बनाता है मिट्टी को। बट हाउ डिड द पीस ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल टर्न इनटू मैन्योर? पर ये कैसे हुआ कि वो मैन्योर को आप फर्टिलाइजर भी कह सकते हो एक तरीके का। जो पील्स फ्रूट और वेजिटेबल की हमने डाली थी, ये आखिर ये मैन्योर कैसे बन गई?
Activity 2.6, you saw that soil contained various kind of microorganisms. Some of these microorganisms like fungi and bacteria act on plant waste and slowly break it down into simpler nutrient rich manure. अब देखो, हमने देखा था कि सॉइल के अंदर बहुत सारे तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सॉइल सस्पेंशन वाली एक्टिविटी में हमने देखा था ना। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर वो होता है जिस सब्जियों के छिलके हो गए, जो भी मतलब केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक है, वो सब्जियों के छिलके हो गए, फ्रूट के छिलके हो गए, फंजाई और बैक्टीरिया इनको ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब खा लेते हैं इनको, ब्रेक डाउन करते हैं, तो छोटे-छोटे सिंपलर बिट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसको हम कहते हैं मैन्योर। मैन्योर इज़ अ टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र। You may have seen gardeners in your school or in field nearby your house collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits. आपने देखा होगा अपने घर के आसपास गार्डनर्स या फिर जो फील्ड में किसान लोग होते हैं, वो सूखे पत्ते और ऑर्गेनिक वेस्ट को इकट्ठा करके एक पिट पिट ऐसे बड़े-बड़े डब्बों में या फिर नीचे जो उन्होंने खोद के पिट बनाई होगी ज़मीन के अंदर, उसके अंदर डाल देते हैं। डू यू नो डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई दे डू इट? क्या अब आपको पता लग गया वो ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर जो पत्ते होते हैं, वो भी तो ऑर्गेनिक मैटर ही है, क्योंकि उसके अंदर कोई केमिकल तो नहीं है, ऑर्गेनिक है ना वो ऑर्गेनिक मैटर, सब्जी के छिलके, पत्ते, कोई भी ऐसा जो चीज़ है, जो ऑर्गेनिक है, उसको पिट के अंदर डाल देते हैं, थोड़े टाइम के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उसको न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर बना देते हैं। इट इज़ टू मेक नेचुरल मैन्योर। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एक नेचुरल मैन्योर बन जाए और उनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा होता है। और साइंटिफिक हेरिटेज, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, एंशिएंट मतलब बहुत पुराने इंडियन किताबों में लिखा हुआ है, पर्टिकुलरली इन वेदास, जो वेदास हमारी बहुत ही फेमस और हमारी एंशिएंट किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है, वर्ड क्रीमी मीन्स डिफरेंट टाइनी एंटिटीज इंक्लूडिंग दृश्य एंड अदृश्य। अभी दृश्य तो आपको पता ही है जो दिखाई दे सकता है विजिबल, एंड अदृश्य जो नहीं दिख सकता है, यहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। वेरियस वेदिक टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे बुक्स है, जो हमारी बुक है वेदास, आपको पता ही होगा इसके बारे में। कर्मी का मतलब है टाइनी एंटिटीज, जो टाइनी एंटिटीज हैं, जो दृश्य जो दिख सकती हैं, अदृश्य जो नहीं दिख सकती हैं। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। उसमें लिखा हुआ है इनके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में वेदास के अंदर लिखा हुआ है। वेरियस वैदिक टेक्स्ट मेंशन देयर बेनिफिट एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। बहुत सारे हमारे इंडियन किताबें हैं पुरानी, एंशिएंट, बहुत 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 पुरानी किताबों के अंदर लिखा हुआ है इनके बेनिफिट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। अथर्ववेदा, ये क्या लिखा है? अथर्ववेदा ऑल्सो रेफर्स टू क्रीमी तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गाइस, मे बी आपके पेपर में आ जाए एज एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, असर्शन रीजनिंग, तो इनको पढ़ के जरूर जाना। यू लुक अराउंड केयरफुली, अगर आप आसपास अपने बहुत ध्यान से देखो, यू माइट सी डेकेइंग प्लांट, डेकेइंग मतलब सड़ रहे पेड़, प्लांट्स या छोटे छोटे पौधे, एंड फॉलन लीव्स, फॉलन मतलब टूटी हुई पत्तियां जो टूट के गिर गई हैं, स्टोर्ड इन अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर स्टोर होएगी, और लाइंग इन योर गार्डन, वो आपके गार्डन के अंदर ऐसे ही पड़ी होंगी। डिसअपियर्स, disappears after some times and forms the surrounding। आपने देखा होगा जो पत्ते हैं, सड़े हुए पेड़ पौधे, कुछ भी छिलके कुछ भी रख दो आप, वो हमेशा पूरी जिंदगी वहीं पड़े नहीं रहते, वो कुछ दिन बाद आप देखोगे तो वहां से गायब हो चुके हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनका ब्रेक डाउन करके उनको एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना दिया है। दिस इज बिकॉज microorganism break down and turn them into simpler substance rich in nutrients। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने उनका ब्रेक डाउन कर दिया है और उसको सिंपलर सब्सटेंस में बना दिया है, जो बहुत ही रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं। These nutrients go back into the soil and help plants grow better। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अभी जो मेन्योर बनाया है ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, ये प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज भी होता है, इसीलिए जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं वो महंगी मिलती हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी केमिकल यूज नहीं होता रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिकम्पोज बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स। जो अगर आप देखो कि अगर आपके आसपास कोई चूहा मर गया है, अगर उसको कोई वहां से नहीं हटाता, तो मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते बाद वो बॉडी फुली डिकम्पोज हो जाएगी और वो चूहा अब वहां पे नहीं है। तो ये भी कौन करता है? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। हमारी बॉडी भी, किसी की भी बॉडी जो होती है वो डिकम्पोज इसीलिए होती है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं।
इसीलिए बॉडी डिकम्पोज होती है, वेदर इट इज ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस, वो भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही। सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकल द वेस्ट एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो एनवायरमेंटल वेस्ट होता है ऑर्गेनिक वाला, ऑब्वियसली एनवायरमेंटल वेस्ट ऑब्वियसली ऑर्गेनिक ही होता है। माइक्रोब्स क्या करते हैं, उस वेस्ट को रिसाइकल करते हैं और वापस जो न्यूट्रिएंट्स हमारी एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो एनवायरनमेंट को वापस दे देते हैं। मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। जो भी देखो सब्जियों का सड़ना गलना डिकम्पोज होना ये तभी होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर टेम्परेचर मिले। उनको थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर पसंद होता है, यूजुअली रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म आई थिंक, और थोड़ा सा मॉइस्चर पसंद है उनको, एकदम सूखी जगह पे ये नहीं होगा, इसलिए गिल्ली मिट्टी हमने ऊपर आपने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मॉइस्ट सॉइल ली थी। अभी पता लग गया हमें कि मेन्योर तभी बनता है जब ऑप्टिमल टेम्परेचर, मतलब जो डिजायर्ड टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो मिले और अप्रोप्रिएट मॉइस्चर मिले, मतलब जितना मॉइस्चर उनको चाहिए वो मिले, तभी मेन्योर बनाए बनेगा। इजंट इट इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं था? ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और हमारी एनवायरनमेंट भी इसी वजह से क्लीन होती है, क्योंकि सड़ा गला सामान, सोचो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो हर जगह सड़ा हुआ सामान पड़ा रहेगा, कोई चूहा एनिमल मर गया वो वहीं पड़ा रहेगा पूरी पूरी जिंदगी। By now, you must have understood that bacteria and some fungi are type of microorganism. अभी तक तो आपको पता लग गया है कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है ये टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये सब जो है हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे एनवायरनमेंट क्लीन करने में भी यही हेल्प करते हैं। And guess what? These helpful bacteria can also decompose animal waste like dung. जो एनिमल डंक होता है एक्सक्रीटा, उसको भी डिकम्पोज यही करते हैं। मैंने भी आपको बताया जो भी सड़ा गला कोई भी ऑर्गेनिक सामान है उसको यही डिकम्पोज करते हैं। डंक इज पार्ट ऑफ देम, डंक इज एक्सक्रीटा। ठीक है। डंग इज गोबर। ओके बोल देते हैं लोग गोबर, बोल ओके सकते हैं गोबर। ओके, तूने बोल दिया ना, इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। आई डेफिनेटली मेक श्योर टू कीप इट। डोंट। आई विल। ठीक है, आप समझ आई गए हो? डेयर यू नॉट। तो आप समझ चुके हो इस जो ये वाला शब्द बोला गया है यहाँ पे, हम गोबर। इज्जत ठीक है, ये वाला जो डिकम्पोजिशन है ये भी एनिमल्स ही करते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। From activity 2.7, we can also infer that microorganisms not only help in plant growth, but they also clean the environment by breaking down waste. अब हमने ये तो देख लिया कि जो मेन्योर बनाते हैं उससे प्लांट की ग्रोथ होती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पर हमने अब ये भी देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ा गला वेस्ट लाइक डेड डिकेइंग बॉडीज, डेड डिकेइंग प्लांट मैटर, लीव्स होगी फॉलन, एक्सक्रीटा हो गया, बोलो शब्द, गोबर। ये सब डिकम्पोज करते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी एनवायरनमेंट क्लीन होती है और जो भी वेस्ट हमारी एनवायरमेंटल वेस्ट है वो वापस न्यूट्रिशियस फॉर्म में जाके हमारी एनवायरनमेंट को मिल जाता है। यहाँ तक पढ़ लिया है, आज के लिए इतना ही गाइस। आई थिंक इसका थर्ड पार्ट बनाना ही पड़ेगा और थर्ड पार्ट के लिए भी बहुत कुछ बचा है, चलिए चेक करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो ना आप? इसको हम कल करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो बी श्योर टू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, सृष्टि साइनिंग ऑफ। वैसे इतना बोलने की जरूरत भी, सीधे सीधे बोल सकते थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म गोबर का डिकम्पोज करते हैं। चलो गाइस चलते हैं, थैंक यू सो मच। सही है। सी या गाइस, थैंक यू। थिंक क्या, मुझे आपको पता भी है कितना प्रोफेशनल बन के वीडियो बनानी पड़ती है। आई एम नॉट प्रोफेशनल, बट चलो हम थोड़े मैनर सीख रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो see ya. Bye bye. Thank बाय। ya. Thank ya.